दोस्तों हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो टूथपेस्ट को कोलगेट के नाम से बुलाते हैं, या फिर उन्हें कभी इंस्टेंट नूडल खरीदना होगा तो हमेशा कहते हैं कि उन्हें एक मैगी चाहिए। और ठीक इसी तरीके से वो कभी एडेसिव्स नहीं कहते बल्कि फेविकॉल कहते हैं। दोस्तों यही पावर होती है एक अच्छे ब्रांड की, जो अपने ब्रांड रिकग्निशन की मदद से अपने कंपटीशन को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देता है। और ऐसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड वाले कंपनीज में इन्वेस्ट करके आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स बहुत पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों केवल ब्रांड का नाम देकर शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको ऐसे शेयर्स ढूंढने चाहिए जो फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो फिर एग्जैक्टली वो कौन कौन से शेयर्स है जो हमारा पैसा डबल ट्रिपल या फिर कई गुना ज्यादा बड़ा करने का पोटेंशियल रखते हैं? चलिए पता करते हैं इसको। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के साथ, जो फेविकॉल, फेविस्टिक, फेविक्विक जैसे कई सारे टाइप के एडेसिव्स बनाती है। और जो कंपनी का मेन प्रोडक्ट है फेविकॉल, उसके तो सिचुएशन के हिसाब से कई सारे वेरिएंट्स भी निकले हुए हैं, जैसे कि वाटर रेजिस्टेंट फेविकॉल मरीन, जल्दी सेट होने वाला फेविकॉल स्पीडेक्स, बबल ना फॉर्म होने वाला फेविकॉल हाइपर, हीट रेजिस्टेंट, पीवीसी के लिए, एसी डक्ट्स के लिए, फोम शीट्स के लिए, विनाइल फ्लोरिंग के लिए और ऐसे कई सारे और एप्लीकेशंस के लिए। और दोस्तों अगर किसी भी कारपेंटर या किसी और कंस्ट्रक्शन वाले के पास जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं फेविकॉल के डिब्बे जरूर देखने मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये इतना ज्यादा पॉपुलर है कि आपको इसका कॉम्पिटिटर शायद पता ही नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जो मुझे पिडिलाइट के बारे में सबसे अच्छी बात लगती है वो ये है कि वो केवल फेविकॉल पे लिमिटेड नहीं रहे। एडेसिव्स के बाद उन्होंने वाटरप्रूफिंग की तरफ आगे बढ़े और डॉक्टर फिक्सिट नाम का ब्रांड लॉन्च किया, जो सीमेंट एडिटिव, लैटेक्स प्रोडक्ट्स के लिए, इलास्टोमेरिक कोटिंग के लिए, टू कंपोनेंट वाटरप्रूफिंग के लिए जैसे कई और सॉल्यूशंस के लिए यूज करने लग गए। और जब डॉक्टर फिक्सिट पॉपुलर हुआ तो वो आगे बढ़े रॉक उनके टाइल फिक्सिंग सॉल्यूशन के साथ, और साथ ही में उन्होंने अपने एंटीऑक्साइड सॉल्यूशंस जैसे कि WD-40 भी लॉन्च करना शुरू कर दिया। और दोस्तों ठीक फेविकॉल की तरह ये सॉल्यूशंस भी बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लग गए। और इसके अलावा दोस्तों इनका जो क्विक फिक्स सॉल्यूशंस का प्रोडक्ट है फेविक्विक, उसके बारे में तो क्या कहना। आई एम श्योर कि आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में फेविक्विक को जरूर यूज किया होगा, कोई भी छोटी मोटी चीज को इंस्टेंटली चिपकाने के लिए। और दोस्तों कहने के लिए तो कंपनी के मेजर प्रोडक्ट्स फेविकॉल, डॉक्टर फिक्सिट, रॉक और फेविक्विक है, लेकिन इसके अलावा दोस्तों कंपनी कई सारे और चीजें भी बनाती है, जैसे कि टेक्सटाइल एंड पेपर केमिकल्स, इंडस्ट्रियल रेजिन्स, लेदर केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एडिसिव्स, फुटवेयर एडिसिव्स, ऑर्गेनिक पिगमेंट्स, इंडस्ट्रियल बॉन्डिंग सॉल्यूशंस और मेंटेनेंस एंड रिपेयर सॉल्यूशंस। लेकिन ऑफ कोर्स दोस्तों जो इनके मेन ब्रांड्स है फेविकॉल, फेविक्विक, डॉक्टर फिक्सिट, एमसेल, ये मेन ब्रांड्स कंपनी का 84% रेवेन्यू लाते हैं, जिसका अगर आप फर्दर ब्रेकआउट चाहते हो तो एडिसिव्स और सीलेंट से आते हैं 55%, पेंट केमिकल से आते हैं 20% और आर्ट क्राफ्ट एंड स्टेशनरी से आते हैं 9%। और इन सभी सेगमेंट्स में हमने जो भी ब्रांड्स के नाम लिए उन सब में कंपनी मार्केट लीडर है। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो एडिसिव्स हो, सीलेंट्स हो या फिर कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, कंपनी एक अच्छी खासी मोट होल्ड करती है इस एरिया में। और इस वक्त पिडिलाइट के पास 1.5 लाख से भी ज्यादा डीलर्स है डायरेक्ट कवरेज के अंदर, और अगर हम इनडायरेक्ट कवरेज की बात करें तो उसमें तो कंपनी 50 लाख से भी ज्यादा डीलर्स तक अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाती है। दोस्तों क्या आप देख पा रहे हो कि पिडिलाइट की कितनी स्ट्रॉन्ग पकड़ है। अगर कोई और कंपनी इस मार्केट में उतरती भी है तो उसे पिडिलाइट जैसी पोजीशन पाना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों ये सब तो उसके मेजर प्रोडक्ट्स थे। इसके अलावा जो बचा हुआ 15% का रेवेन्यू है वो कंपनी का आता है इंडस्ट्रियल एडिसिव्स, इंडस्ट्रियल रेजिन्स और पिगमेंट से, जो कि 4%, 5% और 6% होल्ड करते हैं टोटल रेवेन्यू के, जिसके अंदर कंपनी स्पेशलिटी पॉलीमर्स, हॉट मेल्ट एडिसिव्स, फुटवेयर और लेदर के एडिसिव्स, ऑर्गेनिक और हाई परफॉर्मेंस पिगमेंट्स और इपॉक्सी बनाते हैं ऑटोमेटिव असेंबली के लिए। और इसमें भी जो इनका पिगमेंट डिस्पर्शंस का सेगमेंट है उसमें भी कंपनी मार्केट लीडर है। और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज की एक और बढ़िया बात ये है कि वो केवल इंडिया में लिमिटेड नहीं है, बल्कि 80+ कंट्रीज को ये एक्सपोर्ट करती है। और पूरी दुनिया में इसके 18 सब्सिडरीज है, जिसमें से 6 डायरेक्ट है और 12 स्टेप डाउन सब्सिडरीज है। लेकिन दोस्तों ये तो बात हुई कंपनी के मोनोपोली के बारे में। अगर इस मोनोपोली से अगर आपको जानना है कि कंपनी को कितना फायदा होता है तो फिर आपको एक नजर इसके फंडामेंटल्स की तरफ डालनी चाहिए, जिसमें लास्ट क्वार्टर में इनका नेट सेल्स 45% से बढ़ गया, वहीं इनका EBITDA 52% से बढ़ गया। और अगर हम कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन 62% और 96% से बढ़ गए। जी हाँ दोस्तों, इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लास्ट क्वार्टर में 96% से बढ़ गया, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। हालांकि दोस्तों अभी हमने आपको जो भी ग्रोथ दिखाई ये सभी लास्ट क्वार्टर के थे। अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो कोविड-19 की वजह से मैक्सिमम बिजनेसेस बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड थे, जिसकी वजह से इसकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 0% की रही। हालांकि अगर हम EBITDA की बात करें तो वो 6.5% से बढ़ गया, वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स 0.1% से बढ़ गया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 0.04% से बढ़ गया। जी हाँ दोस्तों, कहने के लिए तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कुछ खास ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि पूरे देश में लॉकडाउन होने के बावजूद भी कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया, जहाँ पे बाकी कई सारे सेक्टर्स पिछले साल के कंपैरिजन में नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहे हैं। इससे एक बहुत ही बेहतरीन फोर्थ क्वार्टर की वजह से पिछले साल के लेवल के आसपास से दोबारा आ गई है। और जैसे जैसे लॉकडाउन की सिचुएशन सुधर जाएगी, पिडिलाइट दोबारा अपनी मोड बना लेगी और पिडिलाइट का शेयर दोबारा रॉकेट की तरह दौड़ने लगेगा। और दोस्तों अगर आप इस समय पिडिलाइट के शेयर को 2158 के लेवल पे खरीदना चाहते हो, जो कि अपने 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है, और साथ ही में अगर आप RSI की तरफ भी देखोगे तो आप नोटिस करोगे इस समय इस शेयर में अच्छा खासा ऑप्टिमिज्म है। हाँ, अगर आप एकदम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो आप इस लेवल पे भी एंटर कर सकते हो। हालांकि अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो आपको कम से कम 1900 या फिर 1800 के लेवल तक आने का इंतजार करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले शेयर नेस्ले इंडिया के साथ, जिसके FMCG सेगमेंट में कई सारे ब्रांड्स हैं, जो ये मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहला है मिल्क प्रोडक्ट्स एंड न्यूट्रिशन, दूसरा है प्रिपेयर्ड डिश एंड कुकिंग एड्स, तीसरा है कन्फेक्शनरी और इनकी चौथी और आखिरी कैटेगरी है पाउडर्ड एंड लिक्विड बेवरेजेस, जिसका अगर आप रेवेन्यू के हिसाब से ब्रेकअप देखोगे तो मिल्क प्रोडक्ट से आते हैं 45% के रेवेन्यू, प्रिपेयर्ड डिशेस जैसे कि मैगी से आते हैं 30% के रेवेन्यू, किटकैट मंच जैसे चॉकलेट से आते हैं 13% के रेवेन्यू और कॉफी जैसे सेगमेंट से आते हैं 10% के रेवेन्यूज। लेकिन दोस्तों जो बात नेस्ले को बाकी सभी कॉम्पिटिटर से यूनिक बनाती है वह इन सभी सेगमेंट्स में एक तरीके से मार्केट लीडर है। फिर चाहे अगर आप इन्फेंट सीरियल की बात करें,
उसके ब्रांड सेरेलैक के साथ, या फिर आप इन्फेंट फॉर्मूला, लैक्टोजन या फिर 9 प्रो की बात करें, इन दोनों में ही ये मार्केट लीडर है। और केवल बेबी फूड्स में नहीं बल्कि टी क्रीमर, इंस्टेंट नूडल्स, टोमेटो केचप, इंस्टेंट पास्ता, वेफर्स, इंस्टेंट कॉफी, इन सभी चीजों में ये मार्केट लीडर है। और दोस्तों ये ब्रांड्स इतने पॉपुलर है कि हम बचपन से इन्हीं के बीच में रहते आए हैं, चाहे वो मैगी नूडल्स हो, मैगी केचप हो, या फिर चॉकलेट्स में किटकैट और मंच। आई एम श्योर इस लिस्ट में से एक ना एक प्रोडक्ट आपने बचपन से लेकर अब तक कभी ना कभी तो खाया होगा ही होगा, क्योंकि अगर हम इन सभी प्रोडक्ट्स का मार्केट शेयर देखोगे तो सेरेलैक तो 96.3% मार्केट शेयर ओन करता है, यानी कि इन्फेंट सीरियल्स का ऑलमोस्ट कंप्लीट मार्केट नेस्ले के पास है। और इन्फेंट फॉर्मूला में भी ये 67% मार्केट शेयर ओन करता है। टी क्रीमर में ये ओन करता है 44%, इंस्टेंट नूडल में 59%, केचप्स एंड सॉसेस में 21%, इंस्टेंट पास्ता में 68%, व्हाइट एंड वेफर्स में 61% और इंस्टेंट कॉफी में 50%। यानी कि आप देख पा रहे हो कि इसका कोई छोटा मोटा मार्केट शेयर नहीं बल्कि इन सभी कैटेगरीज में मार्केट लीडर है। और इसने इतनी स्ट्रॉन्ग पकड़ बना के रखी हुई है कि शायद ही कोई ब्रांड इसे कभी रिप्लेस कर पाएगा। इसलिए इसके सभी पोर्टफोलियो में से 85% प्रोडक्ट्स मार्केट लीडर है। दोस्तों शहरों में बहुत ज्यादा सक्सेस के बाद नेस्ले इस समय विलेजेस को टारगेट कर रहा है, और जहां 2016 में केवल 1000 विलेजेस में था, धीरे धीरे अपना नंबर बढ़ाते हुए ईयर 2019 तक ये 89,000 से भी ज्यादा विलेजेस में पहुंच गया है। और दोस्तों केवल विलेजेस को टारगेट नहीं कर रहा बल्कि शहरों में इसे पता है कि आजकल ई कॉमर्स कितना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, और इसके चलते नेस्ले भी अपने सभी प्रोडक्ट्स को अलग अलग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया जा रहा है, जिसकी वजह से इसके ई कॉमर्स की ग्रोथ भी 111% से बढ़ गई है, जो कि इसके सभी बाकी कंपटीटर्स से बहुत ज्यादा है। और इसलिए दोस्तों अगर आप नेस्ले के फाइनेंशियल्स की तरफ देखोगे तो वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, और इस वक्त इसके प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस अपने नेट सेल का 21% हिस्सा रखता है। और सिमिलरली अगर हम नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो वो भी कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए इस समय 15% का प्रॉफिट मार्जिन रख रहे हैं। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि कंपनी कितने बढ़िया तरीके से एक्सपांड कर रही है। और दोस्तों अगर आप इस कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल यानी कि ROIC देखोगे तो वो बात आपको साफ दिखाई देती है। इसका ROIC बढ़ते बढ़ते इस समय 103% का है, जो कि अपने सभी FMCG कंपटीटर्स से बहुत ज्यादा है। और दोस्तों ये बढ़िया ग्रोथ नेस्ले के शेयर प्राइस में साफ दिखाई देती है, जहां पिछले 20 साल में FMCG का इंडेक्स 13.5 टाइम्स बढ़ गया, वही नेस्ले का शेयर प्राइस 35.6 टाइम्स बढ़ गया, यानी कि अपने पूरे सेगमेंट से लगभग 3 गुना ज्यादा ये बढ़ चुका है। और दोस्तों अगर आप इस समय नेस्ले इंडिया के शेयर को 17,500 के लेवल के आसपास खरीदना चाहते हो, जो कि अपने 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के पास में ट्रेड कर रहा है, और अपने 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के हल्का सा ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आप नोटिस करें कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए एक बहुत अच्छी लेवल है। हालांकि अगर इस पॉइंट से शेयर गिरता है तो फिर आप इस शेयर को 16,700 और 16,300 के लेवल के आसपास भी इकट्ठा करते रह सकते हो, यानी कि आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करते हुए इसके हर एक फॉल पे शेयर को इकट्ठा करते रहना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे मोनोपोली वाले स्टॉक डीमार्ट के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैंने डीमार्ट को एक मोनोपोली कहा। मैं जानता हूँ कि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि डीमार्ट ये मोनोपोली कैसे हो गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डीमार्ट के मोनोपोली का सीक्रेट उसका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है, जो कि 14.18 का है। और अगर आप ध्यान दोगे तो ये अपनी सभी कंपटीटर से बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट जहाँ पे वी-मार्ट और फ्यूचर रिटेल 4.11 और 4.9 का इन्वेंटरी टर्नओवर रखते हैं, वही डीमार्ट 14.18 का रखता है। और दोस्तों इतना बढ़िया है कि अगर आप इंटरनेशनल के बड़े बड़े प्लेयर्स वॉलमार्ट, कॉस्को को कंपेयर करोगे तो उनका भी इन्वेंटरी टर्नओवर इतना बढ़िया नहीं है जितना डीमार्ट का है। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन्वेंटरी टर्नओवर बेसिकली होता है कि पूरे साल भर में कंपनी की पूरी इन्वेंटरी बिक के कितनी बार नई बार ऑर्डर की जाती है और वो दोबारा बेची जाती है। यानी कि जहाँ पे वॉलमार्ट पूरे साल भर में 10 बार अपनी पूरी इन्वेंटरी बेचता है, कॉस्को 13 बार करता है, डीमार्ट वही 14 बार करता है। और दोस्तों नोटिस कीजिए ये बिग बाजार यानी कि फ्यूचर रिटेल या फिर वी-मार्ट, हाइपर सिटी के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा है। और दोस्तों ये इतनी ज्यादा इसलिए क्योंकि डीमार्ट में आपको हमेशा भीड़ दिखाई देगी, और ये भीड़ इसलिए है क्योंकि डीमार्ट बहुत ज्यादा डिस्काउंट में चीजें ऑफर करता है। और दोस्तों डीमार्ट अपने सभी ब्रांड से इतना ज्यादा डिस्काउंट इसलिए ला पाता है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग उसके पास शॉपिंग करते हैं, जिसकी वजह से ये कई बार इनके प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा बल्क में ऑर्डर देता है और बहुत बड़े डिस्काउंट लाता है। कि दोस्तों क्या आप देख पा रहे हो कि ज्यादा कस्टमर्स ज्यादा भीड़ की वजह से ये प्रोडक्ट से ज्यादा डिस्काउंट ले पाते हैं, और इस ज्यादा डिस्काउंट की वजह से ज्यादा लोग इसके पास आते हैं, और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। ज्यादा ऑर्डर्स जिसकी वजह से ज्यादा डिस्काउंट, जिसकी वजह से ज्यादा भीड़ यानी कि ज्यादा कस्टमर्स यानी कि कंपनी को ज्यादा ऑर्डर्स। और इस मोनोपोली को तोड़ पाना लगभग इम्पॉसिबल बन चुका है। कि दोस्तों अगर आप लॉकडाउन और पैंडेमिक जैसी सिचुएशंस में भी देखोगे तो डीमार्ट के बाद बहुत लंबी लाइन लग गई थी। जी हाँ दोस्तों, डीमार्ट के कई सारे लोकेशंस के बाहर 1-1, 2-2 किलोमीटर की भी लाइंस लग गई थी। और दोस्तों किसी भी डीमार्ट के कंपटीटर को इस समय ये करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, इसीलिए डीमार्ट इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग मोड रखता है, और हर साल ये अपने नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से मोड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। यानी कि जहाँ साल 2002 में इसका केवल एक स्टोर था, वही आज 2021 में इसके 234 स्टोर्स हैं। और धीरे धीरे ये महाराष्ट्र से लेकर एक्सपांड करते हुए गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब जैसे देश के सभी रीजन्स में बहुत तेज से एक्सपांड कर रहा है, और ये हर साल अपने नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ाए जा रहा है। हर साल ये 20-30 नए स्टोर्स खोलता है, जिसकी वजह से इसकी मोड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, क्योंकि एक बार फिर से ज्यादा स्टोर्स मतलब ज्यादा कस्टमर्स मतलब ज्यादा डिमांड मतलब ब्रांड्स को ज्यादा ऑर्डर्स, और ज्यादा ऑर्डर्स की वजह से ज्यादा डिस्काउंट्स। तो दोस्तों जितने नंबर ऑफ स्टोर्स डीमार्ट के खुलेंगे, डीमार्ट की मोनोपोली उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। और दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग मोड ये मेनली 3 सेक्टर्स में रखता है, जिसके स्टोर्स में दिखाई देते हैं। पहला है फूड, दूसरा है नॉन फूड FMCG, और तीसरा है जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल, जिसमें से जो इनका फूड का सेक्शन है वो इनका 57% का रेवेन्यू लाता है, जिसमें डेयरी, स्टेपल, ग्रोसरीज, स्नैक्स, फ्रोजन प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फूड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह वगैरह इंक्लूडेड है। वही इनका नॉन फूड FMCG 19.69% रेवेन्यू लाता है, जिसमें होम केयर, पर्सनल केयर, टॉयलेटरीज जैसे प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड है। और आखिर में आता है इनका जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल का सेक्शन, जो कि इनके टोटल रेवेन्यू का 22.9% हिस्सा है, जिसमें बेड एंड बाथ प्रोडक्ट्स, टॉयज एंड गेम्स, क्रॉकरीज, प्लास्टिक गुड्स, गारमेंट्स, फुटवेयर, होम अप्लायंस जैसी चीजें आती है। और दोस्तों कोविड-19 के लॉकडाउन वाला FY21 को अगर हम इग्नोर करें तो आप नोटिस करोगे कि इसका रेवेन्यू हर साल बहुत तेज से बढ़ रहा है, और केवल रेवेन्यू नहीं बल्कि इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है, और साथ ही में बढ़ रहा है इसका नेट
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। हालांकि दोस्तों छोटी सी बात का ध्यान रखना कि जो इसका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है जो कई सालों से 14 टाइम्स का था वो इस समय कम होकर 11.7 हो चुका है। लेकिन दोस्तों ये बस एक टेम्परेरी बात है, लॉकडाउन की वजह से इसके ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक नहीं पाए जिसकी वजह से हल्का कम हो गया है। जैसे सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी इसका इन्वेंटरी टर्नओवर दोबारा बढ़ के 14 टाइम्स पे आ जाएगा। और इतना ही नहीं तो कंपनी ये सब कुछ कर रही है एक बहुत ही कम डेट के साथ। जी हाँ दोस्तों, इसकी टोटल डेट कम होते होते इस समय दोबारा ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई है। दोस्तों क्या आप देख पा रहे हैं इतनी स्ट्रॉन्ग मोड और वो भी डेट फ्री कंपनी के साथ। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया कंपनी की निशानियां हैं। और दोस्तों अगर आप डीमार्ट के शेयर को इस समय 3300 के लेवल के आसपास खरीदने के बारे में सोच रहे हो जो कि अपने 20 डे मूविंग एवरेज के पास में है, मगर अपने 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ठीक नेस्ले और पेडिलाइट की तरह लॉन्ग टर्म के लिए आप इस लेवल पे एंटर कर सकते हो। हालांकि अगर थोड़े से शॉर्ट टर्म के बारे में सोच रहे हो तो फिर आपको 3000 के लेवल के आने का इंतजार करना चाहिए। और अगर ये 2700 के आसपास आता है तो शेयर में एंटर करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप इस समय 3300 के लेवल पे एंटर कर सकते हो और जैसे जैसे शेयर गिरता रहेगा आप इस शेयर को इकट्ठा करते रह सकते हो। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले शेयर IRCTC यानी कि इंडियन रेल कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जो मेनली अपने रेलवे टिकटिंग के प्लेटफॉर्म के लिए जाना जाता है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों जो रेल नेल पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है वो भी IRCTC के ही अंडर आता है। और साथ ही में कंपनी का एक मेजर रेवेन्यू कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज से आता है और इनका एक और रेवेन्यू सेगमेंट आता है ट्रैवल एंड टूरिज्म से। और इन चारों सेक्टर का अगर आप रेवेन्यू वाइज ब्रेकअप देखोगे तो कंपनी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है केटरिंग से जो कि टोटल रेवेन्यू का 46% हिस्सा है। सेकंड नंबर पे आता है इनका इंटरनेट टिकटिंग का बिजनेस जो कि 27% रेवेन्यू लाता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म का बिजनेस लाता है 17% रेवेन्यू और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का बिजनेस लाता है 10% रेवेन्यू। हालांकि दोस्तों आपके जैसे अच्छे इन्वेस्टर्स को केवल रेवेन्यू नहीं देखना चाहिए बल्कि आपको एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करनी चाहिए कि जहां इंटरनेट टिकटिंग से इनका रेवेन्यू केवल 27% का आता है, लेकिन अगर ये प्रॉफिट्स के टर्म्स में आप देखोगे यानी कि इस केस में अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन के केस में ये 71% हिस्सा लाता है। वही केटरिंग जो कहने के लिए इनका मैक्सिमम रेवेन्यू 46% का लाता है वो एक्चुअल में प्रॉफिट के टर्म्स में केवल 17% हिस्सा लाता है। और जो इनका सबसे कम रेवेन्यू का सेगमेंट था पैकेज ड्रिंकिंग वाटर वो दरअसल तीसरे नंबर पे आता है 8% कंट्रीब्यूशन करते हुए। और जो इनका ट्रैवल एंड टूरिज्म का बिजनेस था जो कहने के लिए 17% का रेवेन्यू लाता है वो एक्चुअल में केवल 3% का प्रॉफिट लाता है। और दोस्तों इस डिफरेंस का मेन रीजन है एक्सपेंसेस। केटरिंग भले ही सबसे ज्यादा रेवेन्यू लाता हो लेकिन इसमें खर्चा भी उतना ही ज्यादा होता है। ऑन दी अदर हैंड टिकटिंग के लिए एक वन टाइम बहुत हेवी कॉस्ट होती है लेकिन उसके बाद ऑपरेशंस के लिए इतना ज्यादा खर्चा नहीं आता जिसकी वजह से इसके एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं और ये प्रॉफिट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। वही जो इनका ट्रैवल एंड टूरिज्म का बिजनेस है उसमें भी बहुत ज्यादा खर्चा आता है जिसकी वजह से ये केवल 3% का प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन दोस्तों अगर हम इंडिविजुअल बिजनेस की बात करें जिसके अंदर हम सबसे पहले इसका टिकटिंग का बिजनेस देखें तो दोस्तों ध्यान रखिए IRCTC इंडियन रेलवे का इकलौता ऑथराइज्ड पार्टनर है ऑनलाइन टिकट बेचने के लिए। और दोस्तों IRCTC की वेबसाइट इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि ये पूरे एशिया की वन ऑफ द मोस्ट ट्रांजैक्शन वेबसाइट है जिसके अंदर हर दिन लगभग 0.8 मिलियन टिकट्स बुक किए जाते हैं। और दोस्तों हर एक टिकट बुकिंग के लिए IRCTC 15 या फिर 30 रुपीज चार्ज करता है AC या नॉन AC बुकिंग के लिए। यानी कि आप जो हर एक टिकट ऑनलाइन बुक करते हो उसका एक हिस्सा हमेशा IRCTC को जाता है। और दोस्तों अपनी मोनोपोली बनाने के लिए IRCTC ने बड़े अच्छी तरीके से कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। दोस्तों कहने के लिए तो IRCTC ने अपने बुकिंग के APIs मेक माई ट्रिप, यात्रा, क्लियर ट्रिप, पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म्स को एक्सपोज किया हुआ है। लेकिन IRCTC अपना खुद का चार्ज तो लगाता ही है लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स को वो एग्रीगेटर सर्विस चार्ज, पेमेंट गेटवे चार्ज जैसे कई सारे चार्जेस लगाता है जिसकी वजह से एंड कस्टमर को अगर वो IRCTC पे टिकट बुक करता है तो उसे केवल 17 रुपीज का खर्चा आता है अगर हम नॉन AC टिकट की बात करें तो। लेकिन सेम टिकट अगर कस्टमर किसी और प्लेटफॉर्म पे जाएगा तो उसे 36 रुपीज, 37 रुपीज, 43 रुपीज जैसे हाई चार्जेस लगते हैं। और इसीलिए दोस्तों IRCTC एक मोनोपोली प्लेयर है क्योंकि इंडिया में कोई भी बंदा एक्स्ट्रा पैसे क्यों देगा भला। और दोस्तों जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था टिकटिंग बिजनेस के लिए वन टाइम स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट बहुत लगती है लेकिन उसके बाद ऑपरेशंस के लिए ज्यादा खर्चा नहीं लगता। इसकी वजह से अगर आप कंपनी के EBIT मार्जिन या फिर प्रॉफिट मार्जिन की तरफ ध्यान देंगे तो ये हर साल कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। और फाइनेंशियल ईयर 2020 में तो इनके प्रॉफिट मार्जिन लगभग 80% के थे जो कि बहुत बढ़िया बात है। और दोस्तों अगर हम केटरिंग की बात करें जो कि इसका सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है क्योंकि IRCTC इकलौता रिस्पॉन्सिबल है पूरे रेलवे नेटवर्क को केटरिंग सर्विस ऑफर करने के लिए। यानी कि दोस्तों सोचिए इंडिया का कितना बड़ा रेलवे नेटवर्क है। जब पैसेंजर्स ट्रैवल करते होंगे उन्हें भूख तो लगती होगी और इन सभी पैसेंजर्स की नीड को सर्व करता है IRCTC का केटरिंग बिजनेस जिसके अंदर रेलवे स्टेशन पे एस्टैब्लिश किए हुए स्टैटिक केटरिंग सर्विसेज आते हैं। इसके अलावा दोस्तों ट्रेन के अंदर की जो पेंट्री होती है उसे मोबाइल केटरिंग कहते हैं जो भी ये ऑफर करता है। और इसके अलावा दोस्तों IRCTC इसमें बहुत ही हेवीली ई केटरिंग में भी इन्वेस्ट कर रहा है। और फाइनेंशियल ईयर 2016 से जब इसने पहली बार ई केटरिंग इंट्रोड्यूस किया था उससे लेकर फाइनेंशियल ईयर 2020 तक अगर आप ग्रोथ देखोगे तो ये बहुत ही ज्यादा फेनोमेनल 157% का ग्रोथ है जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया ग्रोथ है। और टिकटिंग और केटरिंग के अलावा अगर आप इसका तीसरा बिजनेस देखोगे जो कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का है उसमें भी IRCTC इकलौता ऑथराइज्ड प्लेयर है पूरे रेलवे नेटवर्क को पानी सप्लाई करने के लिए। और हर साल इसके बॉटल्स की रिक्वायरमेंट बढ़े जा रही है जिसको सर्व करने के लिए IRCTC ने देश भर में अपने वाटर के प्लांट्स लगाए हुए हैं। हालांकि दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि इन प्लांट्स की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कंटिन्यूअसली बढ़ रही थी वो इस साल कोविड की वजह से गिर गई है। लेकिन जैसे सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी ये दोबारा बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। और दोस्तों आखिर में आते हैं इसके चौथे बिजनेस ट्रैवल एंड टूरिज्म की तरफ जिसके अंदर कई सारे टूर पैकेजेस निकालता है जैसे कि डोमेस्टिक टूर पैकेजेस, इनबाउंड टूरिस्ट टारगेट टूर्स, मास टूरिज्म, आउटबाउंड टूर पैकेजेस एंड एयर टिकटिंग और इसके अलावा भी बाकी सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना जिसके अंदर IRCTC ने कई सारे स्पेशल ट्रेन निकाले हैं जैसे कि स्टेट स्पेशल ट्रेन, महाराजा एक्सप्रेस, भारत दर्शन, बौद्धिस्ट सर्किट वगैरह वगैरह। और दोस्तों इन सभी सेगमेंट्स को मिलाते हुए अगर हम IRCTC का ओवरऑल ग्रोथ देखें तो वो 23.2% का है जिसमें जैसे कि हमने आपको बताया था सबसे अच्छे मार्जिन है इनके इंटरनेट टिकटिंग के बिजनेस के जो कि 79.8% है। दूसरे नंबर पे इनके बढ़िया मार्जिन आते हैं पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के 23%। तीसरे नंबर पे जो इनके ट्रैवल टूरिज्म का एक बीच में फोर्थ निकाला हुआ था इसने स्टेट तीर्थ करके वो है 16% पे, कैटरिंग है 11% पे और बाकी ट्रैवल एंड टूरिज्म है 3.5% पे। लेकिन दोस्तों जो बात IRCTC को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है वो इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ इस समय 39.8% पे है जो कि बहुत बढ़िया बात है। और अगर आप इस समय IRCTC
आईआरसीटीसी के शेयर को 2080 के लेवल के आसपास खरीदना चाहते हो, जो कि अपने 20 डे मूविंग एवरेज के पास में है, मगर अपने 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है, और बीच में एक अच्छे खासे रैली के बाद इस समय आपको भले लग रहा होगा कि ये शेयर थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड हो चुका है, जो कि कुछ हद तक सच भी है, लेकिन अगर आप 10, 15, 20 सालों के लिए सोच रहे हो इन्वेस्ट करने का, तो ये ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। तो फिर दोस्तों, आईआरसीटीसी, डी मार्ट, नेस्ले इंडिया या फिर पिटीलाइट, आपने इनमें से किन शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ?